इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्लास 11th बिजनेस स्टडी टर्म 2 का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, ताकि आप लोग एग्जामिनेशन में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना समय देरी किए हुए। तो सबसे पहले वेलकम टू TSM गुरुकुल, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। और साथ में अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जाए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से चलता रहे। अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन नहीं कर रहे हैं और बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रहे हैं तो क्या नुकसान होने वाला है, फिर क्या इससे बेनिफिट होने वाला है, इसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले बता रहे हैं क्या बेनिफिट होगा अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब कर रहे हैं तो और साथ में बेल आइकन प्रेस कर रहे हैं तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और अभी एग्ज़ाम आप लोग का बहुत जल्द ही होने वाला है, तो टाइम टू टाइम आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को डिस्कस करेंगे, साथ में मॉडल पेपर का और सॉल्यूशन भी लाएंगे। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, साथ में बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसके कारण आप लोग का मिस आउट हो सकता है और आपका एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन में भी आने वाला रहेगा उसको आप लोग छूट सकता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं अच्छा मार्क्स आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम आज डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडी टर्म 2 का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। ओके, हम लोग कुछ सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिए थे, आज जो बचा हुआ उसको कवर कर देंगे। सबसे पहले एक थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं क्वेश्चन पैटर्न के बारे में। हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है, पूछा जाएगा बिजनेस स्टडी में, फुल मार्क्स 40 मार्क्स का रहेगा, टाइमिंग 1.5 घंटा का दिया रहेगा। इसमें टोटल 19 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से ओनली आप लोग को 13 ही अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन 1 से लेके 7 तक 5 ही अटैम्प्ट करना है। और स्मॉल क्वेश्चन रहेगा, छोटा 2 मार्क्स का रहेगा, तो उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। साथ में दूसरा जब टाइप रहेगा 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक, इसमें से भी आप लोग को मात्र 5 क्वेश्चन को ही अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट रहेगा 15 से 19 तक, उसमें मात्र 3 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का। आज क्वेश्चन हम लोग का रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 से। बता रहा राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिटेलर। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है रिटेलर का, इसके बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे लास्ट वीडियो में ना कि रिटेलर क्या है, होलसेलर क्या है, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक है। होलसेलर क्या था, लोग बल्क में बहुत सारे सामान को खरीदता था, फिर उसको जाके वापस क्या करता था, सेल करता था छोटे छोटे दुकान को। और रिटेलर क्या है, रिटेलर क्या करता है, छोटे छोटे क्वांटिटी में सामान को खरीदता है और फिर सामान को बेचता है। तो यहाँ से एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से भी बहुत सारा फाइंड आउट हो सकता है। तो पहला है दिया है क्या कि रिटेलर जो होता है लास्ट लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, प्रोडक्शन, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, फिर प्रोडक्शन से हमारा गुड्स का ट्रांसफर होते होते लास्ट में रिटेलर के पास होता है। फिर रिटेलर क्या करता है, फाइनली जो जो कंज्यूमर रहता है, जो गुड्स को कंज्यूम करने वाला रहता है, उसको फाइनली गुड्स को पहुंचाता है। तो रिटेलर ही होता है लास्ट लिंक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है जो गुड्स और सर्विसेज होता है, रिटेलर क्या करता है, डायरेक्टली सेल करता है कस्टमर को। ठीक है, फाइनल कस्टमर के पास कौन पहुंचाता है गुड्स को, तो रिटेलर पहुंचाता है। थर्ड पॉइंट बता रहा है जो रिटेलर रहता है उसके पास क्या कहता है, वेराइटी ऑफ रेंज ऑफ गुड्स रहता है, बहुत वेराइटी का गुड्स रहता है। जैसे मान के चलिए आप सोप यूज कर रहे हैं, शैम्पू यूज कर रहे हैं या टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, तो उसके पास बहुत वेराइटी का गुड्स रहेगा और उससे वो डील करता है। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है रिटेलर क्या करता है, सेल साथ में बाय दोनों क्या करता है, बहुत लिटिल लिटिल नंबर ऑफ प्रोडक्ट रहता है, बहुत कम प्रोडक्ट रहता है, उसको सेल और बाय करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बता रहा है रिटेलर जो होता है वो पर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करके रखता है कस्टमर के साथ। कैसा होता है कि कस्टमर है जो लोकेलिटी में ही रहता है, और अच्छा बार बार आने जाने से एक रिटेलर और कस्टमर के बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है, पर्सनल रिलेशनशिप बन जाता है। साथ में बता रहा है कि रिटेलर जो होता है हमारा जनरली लोकेटेड होता है हमारा रेजिडेंशियल एरिया में, हमारा आजू बाजू ही में रहता है, वो सब रिटेलर ही है। ठीक है, और बाद बाकी पॉइंट आप लोगों को खुद ही कर लेना है, 2-3 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बता रहा है, इसमें जो है लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन, उसको थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन का थोड़ा मार्क्स जो है 5 मार्क्स का पूछेगा। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा आप लोग को इसका समरी वे में जाना है। तो वह बता रहा है कि मेंशन एनी एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक के बारे में थोड़ा जानेंगे कि बैंक क्या है, फिर कमर्शियल बैंक क्या है, फिर हम लोग आएंगे एजेंसी फंक्शन के बारे में। तो बैंक क्या होता है, बैंक हम लोग जानते हैं कि
जिसके पास बहुत अधिक पैसा है वो क्या करता है, बैंक में डिपॉजिट करता है और उसके बदले में उसको इंटरेस्ट मिलता है। तब बोलते हैं कि घर में पैसा रहने से क्या होगा, कुछ तो बेनिफिट है कि बढ़ेगा, नहीं तो बैंक में डालो भाई, ज़्यादा पैसा है तो बैंक वाला इंटरेस्ट मिलेगा पैसा में। और जिसके पास पैसा नहीं है, कम पैसा है, पैकेट खाली है, तो क्या करता है, बैंक जाता है, बैंक वाला को रिक्वेस्ट करता है कि भैया जी हमको कुछ पैसा चाहिए, तो बैंक वाला से वो लोन लेता है, ठीक है, उसके बदले में फिर लोन के बदले में फिर उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। वो पैसा तो रिकवर करेगा ही बैंक, साथ में इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। और दोनों का जो इंटरेस्ट का फ़र्क रहेगा, इंटरेस्ट लेने का और इंटरेस्ट देने का जो गैप होता है, वही बैंक का प्रॉफिट है। और समझ गए बैंक के बारे में, बैंक क्या है। तो बैंक हमारा होता है बहुत एक क्रूशियल रोल करता है हमारा इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। तो बहुत बड़ा रोल है हर बैंक बैंकिंग सेक्टर को, ताकि हमारा इकोनॉमिक डेवलप हो सके, ठीक है। साथ में साथ क्या करता है, मोबाइलाइज सेविंग करता है इंडिविजुअल का या फिर एंटिटी का, कि किसके पास अगर अधिक पैसा है तो क्या करता है, उसको एडजस्ट करता है, और जिसके पास पैसा नहीं उसको क्या करता है, लोन देके उसको प्रोवाइड करता है। क्लियर हो गया। अब कॉमर्शियल बैंक क्या है और सेंट्रल बैंक क्या है। तो हम लोग जानते हैं सेंट्रल बैंक क्या है, कॉमर्शियल बैंक क्या है, एकदम दोनों का जमीन आसमान का फर्क है। जो सेंट्रल बैंक है जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीआई, वो क्या है, सरकार का बैंक है। और जो हमारा कॉमर्शियल बैंक है हम जैसा इंडिविजुअल पर्सन के लिए है। क्लियर है। कॉमर्शियल बैंक में हम लोग कोई भी पर्सन जाके डिपॉजिट कर सकता है मनी को, या फिर कोई भी बैंक से लोन को भी रिकवर ले सकता है। क्लियर हो गया होगा पॉइंट आप लोग का कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बारे में। अब एजेंसी फंक्शन पूछ रहा है कि क्या क्या है कॉमर्शियल बैंक का एजेंसी फंक्शन। तो पहले जानेंगे एजेंसी फंक्शन किसको बोलते हैं। तो एजेंसी फंक्शन का मतलब होता है, अगर जो कॉमर्शियल बैंक होता है वो क्या करता है, कस्टमर को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे और उसके बदले में क्या करता है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके बदले में कमीशन चार्ज करता है बैंक वाला, है ना। तो उसको बोलते हैं एजेंसी फंक्शन। जैसे हम लोग मान के चलिए बैंक के पास बैंक का लॉकर यूज कर रहे हैं, है ना, तो अपना सोना चांदी बैंक का लॉकर में रखते रहे, तो उसके आप प्रोवाइड कर रहा है, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ हमारा सोना चांदी सेफ्टी में रहे। उसके बदले क्या करेगा, बैंक चार्ज करेगा, कुछ कमीशन लेगा। तो इस तरह क्या क्या एजेंसी फंक्शन है उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से। तो पहला होता है कलेक्शन ऑफ चेक, बिल एंड द ड्राफ्ट। अगर आप के पास चेक है, बिल है या फिर ड्राफ्ट है, तो बैंक वाला के पास दे सकते हैं, और वहाँ पे बैंक कलेक्ट करेगा उसको, और उसके बदले में आपको जितना अमाउंट का रहेगा बिल चेक, उसको बदले में आपको मिल जाएगा उतना का मनी। क्लियर है। अगर आपके पास किसी को पैसा देना है, तो पैसा देने के बदले आपके पास चेक है, तो चेक पे साइन करके अमाउंट भर के इंडिविजुअल आदमी को दे दीजिए, वो बैंक से जाके आपका नाम का चेक वहाँ डिपॉजिट करेगा और उसको उतना पैसा वहाँ पे मिल जाएगा। तो कलेक्शन ऑफ चेक, बिल एंड ड्राफ्ट वाला। दूसरा बता रहा है क्या एजेंसी फंक्शन है भाई, तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट ऑफ द लोन, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा। अगर कहीं पे इंटरेस्ट आपको पे करना है, तो बैंक को अगर हम लोग बता देंगे कि हाँ इस डेट को आपको इसको इस आदमी को इतना इंटरेस्ट पे करना है, तो बैंक ऑटोमेटिक उस डेट को आपका अकाउंट से डेबिट करके उसका अकाउंट में क्रेडिट कर देगा इंटरेस्ट का लोन। या फिर इंस्टॉलमेंट है कहीं पे कुछ आप बड़ा सा 4 व्हीलर खरीदे हैं, 2 व्हीलर खरीदे हैं, तो इंस्टॉलमेंट मनी वहाँ पे होता है। तो क्या करता है, डायरेक्ट बैंक से लिंक रहता है, इंस्टॉलमेंट मनी जो भी होता है टाइम पे आपका सैलरी से कट के उसका अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है मनी ऑटोमेटिक। साथ में अगर इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो प्रीमियम वाला से कंपनी से आप लोग का लिंक रहता है, अगर आप उसको बैंक वाला को बोलने पे इंश्योरेंस का प्रीमियम भी आपको ऑटोमेटिक बैंक से ही चला जाएगा उसके पास, कंपनी के पास, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। अगर आप लोग सेल और डिवेंचर में डील करते हैं, तो क्या करता है, बैंक आपको सेल और परचेज डायरेक्टली करता है आपका शेयर और डिवेंचर को, ठीक है, सिक्योरिटीज को। नेक्स्ट बता रहा है कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड। अगर आप लोग शेयर और डिवेंचर को परचेज किए हैं और उसके बदले में आप लोग को इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, तो क्या करेगा बैंक जो है आपके बिहाफ पे इंटरेस्ट और डिविडेंड को कलेक्ट करता है कंपनी से। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ फंड थ्रू डिमांड ड्राफ्ट, मेल ट्रांसफ़र एक्सेट्रा। अगर मनी को ट्रांसफ़र करना है तो डिमांड ड्राफ्ट से भी आप कर सकते हैं, आराम से डीडी जो बनाते हैं हम लोग उससे हो जाता है, और या फिर मेल ट्रांसफ़र से। और साथ में परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेक्सेंज। अगर आप लोग बाहर घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो सकता है, फॉरेन करेंसी को यूज़ करना है, तो फॉरेन करेंसी में भी हेल्प करता है हमारा कॉमर्शियल बैंक। क्लियर पॉइंट।
क्वेश्चन नंबर 16 बता रहा है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्ट। इंश्योरेंस क्या है इसके बारे में जानेंगे, इसका फिर क्या इंपॉर्टेंस इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले इंश्योरेंस क्या है भाई, इंश्योरेंस क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, लीगल एग्रीमेंट बनता है कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कंपनी का और पार्टी का जो इंश्योरेंस करवा रहा है। तो क्या बनता है कि अगर आपका कुछ इमरजेंसी केसेस में कुछ लॉस होता है, अगर कुछ कंटीजेंसी इवेंट होता है, आपके साथ कुछ ऐसा हैपनिंग होता है, कुछ लॉसेस होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या प्रॉमिस करता है कि उस समय आपको हम हेल्प करेंगे। इन द हेल्प का इन द सेंस यहाँ पे कुछ अमाउंट का हेल्प करेगा, ठीक है। इसके बदले क्या करता है इंश्योरेंस कंपनी, कुछ प्रीमियम चार्ज करता है इंडिविजुअल से, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंस होगा इंश्योरेंस आप लेते हैं, तो अगर आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपका क्या इम्पोर्टेंस होगा इंश्योरेंस करवाने से। तो पहला बता रहा है कि अगर आपको रिस्क रहेगा लॉसेस का, तो उस टाइम इंश्योरेंस कंपनी रहेगा आपको सर्टेन पेमेंट प्रोवाइड करेगा, कुछ अमाउंट प्रोवाइड करेगा, रिस्क होता है। साथ में बोल रहा है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रोबेबल चांस ऑफ लॉसेस, अगर कुछ आपका चांस ऑफ लॉसेस हुआ तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा इंश्योरेंस कंपनी। और अगर आप कुछ रिस्क ऑफ लॉसेस है तो उसको भी क्या करेगा, आपको सेफ में रखेगा इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है इसके बदले में, तो प्रीमियम चार्ज कर रहा है, और प्रीमियम क्या करता है, इन्वेस्ट कर देता है बढ़िया सा, कोई अपना इन्वेस्ट करता है ऐसा जगह पैसा को ताकि उसका इनकम जनरेट हो सके, उसका एसेट जनरेट हो सके, या फिर उसका कैपिटल फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 बता रहा है एक्सप्लेन करना है उसको आउटसोर्सिंग के बारे में, उसका क्या इंपॉर्टेंस है भाई आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज के बारे में। तो यहाँ पे हम बताते हैं आउटसोर्सिंग का मीनिंग क्या होता है। सिंपल आउटसोर्सिंग का मतलब होता है या ट्रांसफर या फिर डेलीगेट करता है अपना जो नन कोर एक्टिविटीज रहता है, ठीक है। मतलब फालतू का काम क्या करता है दूसरे को सौंप देता है। जैसे मम्मी बोलती है कि जा बेटा सब्जी ले आ, थोड़ा बर्तन साफ कर दे, थोड़ा घर में झाड़ू पोछा कर दे, तो सब क्या है बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं है, लेकिन मम्मी डेलीगेट करती है आपको करने के लिए। लेकिन अभी आपका एग्जाम है, मेन काम क्या है एग्जाम है, तो एग्जाम पे आप लोग फोकस कर रहे हैं, तो आप लोग एग्जाम में पढ़ना है, और ये काम क्या करना है दूसरे को, अपने छोटा भाई बहन को बोला तू ट्रेनिंग ले, थोड़ा सा थोड़ा पोछा लगा, थोड़ा झाड़ू लगा, थोड़ा मार्केट से सब्जी ला, तो ये डेलीगेट कर रहे हैं आप अपना काम। तो जिस प्रकार हम लोग डेलीगेट करते हैं या फिर ट्रांसफर कर सकते हैं अपना कुछ एक्टिविटीज़ को, वही है आउटसोर्सिंग। क्लियर हो गया पॉइंट। और किसको हम लोग आउटसोर्स करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है अपना जो मेन काम रहता है खुद करता है, और जो दूसरा काम रहता है छोटा मोटा बिल्डिंग्स को देख रेख करना, क्लीनिंग करना, बिल्डिंग को बढ़ाना, फिर एम्प्लॉय सबको रखना, तो उसको एक स्पेशलाइज पर्सन को हायर करता है, फिर उसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उससे काम करवाता है, ताकि बहुत अच्छे से काम को स्पेशलाइज पर्सन रहेगा तो बेटर वे में करेगा, ठीक है। कंपनी अपना मेन जो कोर बिजनेस रहता है उस पर फोकस करता है, और जो छोटा मोटा काम रहता है चिंदी जोर वाला काम सब दूसरा से करवा देता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला टाइप का। चलिए अब आगे बात करते हैं। जो कंपनी होता है वो क्या करता है, बोल रहे कंपनी यूज दिस टूल फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग फोकस ऑन द एक्टिविटी इन विच इट कैन डू द बेस्ट, और जानता है कंपनी कि हम कौन सा काम को बहुत बेटर वे से कर सकते हैं, उसका जो मेन काम है उस पर फुल फोकस करता है, और जो छोटा मोटा काम रहता है उसको क्या करता है दूसरे को ट्रांसफ़र करता है। जैसे अभी इस प्रकार आप लोग अपना एग्ज़ाम से रिलेट कर सकते हैं। एग्ज़ाम में अब फुल फोकस है, आप लोग को बेस्ट देना एग्ज़ाम में, तो जो भी छोटा मोटा काम है क्या करना है अपना हम लोग जूनियर को या फिर खुद मम्मी पापा को ही ट्रांसफ़र करते हैं कि आप लोग अभी कर लीजिए, मेरा भी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पे फोकस करने दीजिए, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग को अपना कंपेयर कर सकते हैं अपने लाइफ के साथ। क्या इसका इंपॉर्टेंस है आउटसोर्सिंग का सर्विसेज का। पहला बता रहा ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेज, अगर आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं इसके कारण क्या होगा, जो आपका ऑपरेशनल कॉस्ट रहेगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों रिड्यूस होने का क्या कारण रहेगा, क्योंकि आप हायर कर रहे हैं एक्सपर्टीज़ को, ऐसा ऑथेंटिक पर्सन को जो उसको काम में वो एक्सपर्टीज़ है वो करेगा आपके बिहाफ में, आपका काम करेगा, उसके बदले में आप उसको कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं, तो बहुत आपका काम जो ओवरऑल कॉस्ट घट जाएगा। आपको नया एम्प्लॉय सबको रखने का दरकार नहीं है, फिर उस लोग को देखने के लिए, टाइम बचाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए आपके पास टाइम देना ही नहीं है उसके लिए, तो ओवरऑल कॉस्ट आपका घटेगा, और जो भी आपको पैसा रहेगा एक
ऑथेंटिक पर्सन को दे रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, वो आपका बदले वो काम को आपको करके दे रहा है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा बता रहा है, दूसरा पॉइंट बता है स्टिमुलेटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट। और साथ में आउटसोर्सिंग क्या करता है, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करता है, एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट भी करता है। कौन सा कंट्रीज फ्रॉम वेयर द आउटसोर्सिंग इज डन, देखता है कि कौन सा कंपनी में किसका कमी है, कहाँ पे बेटर वे में हमारा काम हो सकता है, कहाँ पे लो कॉस्ट हो सकता है, उस कंपनी को आइडेंटिफाई करता है और वहाँ पे या फिर वहाँ से काम को करवाता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लो मैन पावर कॉस्ट। इसके कारण जो हमारा मैन पावर का कॉस्ट है ऑटोमेटिक लो हो जाता है, क्योंकि जानता है कि कौन सा कंट्री में लेबर सस्ता है, वहाँ से लेबर को लाना और वहाँ से काम करवाना। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एसेस टू प्रोफेशनल एक्सपर्ट एंड हाई क्वालिटी सर्विसेज। अब हम लोग जो जिससे टास्क करवा रहे हैं, वो लोग क्या छोटा मोटा आदमी ने बड़ा एकदम एक्सपर्टीज रहेगा अपना काम में या फिर प्रोफेशनल रहेगा, उसको हम लोग अपना काम को आउटसोर्स कर रहे हैं। इसके कारण जो हमारा परफॉर्मेंस रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बेटर होने वाला है और अच्छा चीज़ भी मिलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एम्फसाइज ऑन द कोर बिजनेस रेदर देन द सपोर्टिंग वन। अगर आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, मतलब इन द सेंस आपके पास 1000 को काम है, 1000 काम में अगर आप 900 काम दूसरा को दे रहे हैं, 100 काम आपके पास बचा हुआ है, तो 100 काम आप बहुत फुल फोकस से कीजिएगा, बहुत बेटर वे में कीजिएगा। ठीक है, तो उसका मतलब यहाँ पे बोल रहा है कोर बिजनेस को फोकस करेगा। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट और रिड्यूसेज। ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप लोग हर काम के लिए एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा रखने वाले हैं, टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है, सब चीज़, तो इसके कारण क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने लगेगा। लेकिन आप किसी को आउटसोर्स कर रहे हैं तो उसके कारण उसका सब कुछ लगेगा और आप तो उसके बदले में उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो फाइनली आपका जो इन्वेस्टमेंट है कम लगने वाला है। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 बता रहा है क्या, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। क्या नेचर है, क्या इंपॉर्टेंस है भाई बिजनेस फाइनेंस का। तो फाइनेंस का सबका इम्पोर्टेंट, हम लोग को भी फाइनेंस का इम्पोर्टेंस है भाई, आप लोग को भी इम्पोर्टेंस होगा और फ्यूचर में भी था और फ्यूचर पास्ट में भी रहेगा। ठीक है, हर जगह फाइनेंस का दरकार पड़ेगा, सबको दरकार पड़ेगा, अभी पड़ेगा बाद में भी पड़ेगा। तो कंपनी को भी फाइनेंस का दरकार है। क्यों दरकार है भाई, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उसका बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, साथ में एक्सपेंड करने के लिए कि फ्यूचर में बड़ा हो सके, इसके लिए फंड चाहिए। साथ में फंड क्यों चाहिए, स्पेशली परचेज करेगा बहुत सारा, उसको टेंजिबल एसेट जैसे फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग, ऑफिस, फैक्ट्री, सबको खरीदना है ना भाई, इसके लिए फंड चाहिए। साथ में इंटेंजिबल एसेट है जैसा पेटेंट हो गया, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, ट्रेडमार्क है, अपना गुडविल को इंक्रीज करना है, उसके लिए भी कंपनी को फाइनेंस का दरकार पड़ेगा। क्लियर। साथ में फाइनेंस को अगर डे टू डे ऑपरेशन जो बिजनेस एक्टिविटी रहेगा उसको भी करने के लिए पैसा चाहिए ना। हर दिन ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उस पर मशीन चल रहा है, तो मशीन तो ऐसे नहीं चलने वाला, या तो उस पर डीजल चलेगा या पेट्रोल चलेगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी चलेगा, तो उसको भी मेंटेन करने के लिए डे टू डे ऑपरेशन करने के लिए भी फाइनेंस का दरकार है। साथ में अगर आप कुछ परचेज कर रहे हैं रॉ मटेरियल, तभी तो मैन्युफैक्चर करने कीजिएगा, तो उसके लिए भी आपको पैसा का दरकार पड़ेगा। पेइंग सैलरी, बिल कलेक्शन, मनी फ्रॉम द क्लाइंट, पैसा का हर जगह रोल है, बिजनेस फाइनेंस का हर जगह यूज़ है। ठीक है, हाँ ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस का यूज़ है। क्या नेचर हो सकता है बिजनेस फाइनेंस का, तो यहाँ पे 3 फंक्शन दिया है। पहला शॉर्ट टर्म हो सकता है, मीडियम टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिसाइड करें कि इसको मीडियम, लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म। तो बोल रहा है कि एनी टाइप ऑफ बिजनेस नीड दिस बिजनेस फाइनेंस इट ऑटमोस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए भाई। तो बता रहे हैं यहाँ पे स्मॉल अगर बिजनेस रहेगा तो उसको क्या चाहिए, लेस बिजनेस फाइनेंस चाहिए, लेस फाइनेंस से ही काम चल जाएगा। अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट बता रहा है कि जो टाइम का डिफरेंसेस रहेगा, बिजनेस सेशन रिक्वायरमेंट डिफरेंट, हर सीजनल बिजनेस रहेगा, सेशनल बिजनेस रहेगा और डिफरेंट टाइम पे रिक्वायरमेंट रहेगा कोई चीज़ का, तो उस केस में भी हम लोग का शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम लोग अपना बिजनेस फाइनेंस को डिसाइड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बता रहा है हमारा जो अमाउंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस रहेगा डिटरमाइन कैसे करता है, स्केल ऑफ ऑपरेशन का, जो उसका ऑपरेशन है
किस तरह स्केल में कितना बड़ा है, मीडियम है या छोटा, तो उसके हिसाब से हम लोग भी फाइनेंस को सेलेक्ट करेंगे, शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म। क्लियर है? क्या इंपॉर्टेंस है भाई बिजनेस फाइनेंस का? तो हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस फाइनेंस सबसे पहले कंपनी कहाँ से जनरेट करेगा, तो सबसे पहले सेल और परचेज करता है, तो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, वहाँ से उसका तो एक सोर्स आ गया बिजनेस का, फाइनेंस का। दूसरा क्या कर सकता है बिजनेस, क्या करता है, अपना इन्वेस्टर से पैसा लगाता है कि हाँ इन्वेस्टर साहब हमको पैसा चाहिए, तो इन्वेस्टर से पैसा मंगवाता है, वेंचर कैपिटल से भी पैसा मंगवाता है, या फिर लास्ट में लोन लेता है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर फ्रेंड से। ठीक है? तो क्यों लेता है, ताकि उसका डे टू डे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क चल रहा है उसको बेटर में कर सके, उसको कवर कर सके, है ना? तो अब बताते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला, अगर उसके पास फाइनेंस है तो जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन को उसको मीट कर सकता है, उसको अचीव कर सकता है। शॉर्ट टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है, जो भी है उसको भी पूरा कर सकता है। साथ में साथ जो फाइनेंशियल गोल ऑफ कंपनी है उसको भी अचीव कर सकता है। क्लियर है ना आपको? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है, साथ में इसका क्या बेनिफिट होने वाला है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है भाई, डिपार्टमेंटल स्टोर एक लार्ज स्केल रिटेल ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे नंबर ऑफ डिपार्टमेंट अंदर वन रूफ, एक ही छत पे हजारों डिपार्टमेंट, छोटे छोटे दुकान रहेगा। और बोल रहा है ईच डिपार्टमेंट जो क्या रहेगा, स्पेशलाइज इन द वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ द ट्रेड। एक डिपार्टमेंट में एक काइंड ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन रेंज में मिलेगा बहुत सारा वैरायटी का रहेगा। ठीक है? तो बोल रहा है ऑल दिस डिपार्टमेंट आर सेंट्रली ऑर्गेनाइज एंड आर अंडर वन यूनिटेड मैनेजमेंट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे रिलायंस है, रिलायंस के अंडर में हजार गो वेराइटी है, गुड्स मिलेगा आपको, जाके क्लोथिंग मिलेगा, है ना, और बहुत सारा वेजिटेबल मिल रहा है। तो ये सब इस तरह एक ही रूफ पे, एक ही छत पे बहुत सारा नंबर ऑफ गुड्स मिलेगा। क्लियर? क्या बेनिफिट होने वाला है डिपार्टमेंटल स्टोर का, तो अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहे हैं तो कस्टमर को क्या क्या, पहला बता रहा है शॉपिंग कन्वीनियंस, शॉपिंग करने में बहुत सुविधा होगा, आसान होगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कस्टमर जो परचेज करेगा ऑल द रिक्वायरमेंट अंदर वन रूफ, उसका जो जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, परचेज करना है, सारा सामान एक ही छत पे मिल जाएगा, उसको इधर उधर ज़्यादा भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है? नेक्स्ट बता रहा है कि वाइड चॉइस, साथ में अगर डिपार्टमेंट है तो कस्टमर का क्या बेनिफिट होने वाला है, उसके पास वैरायटी ऑफ गुड्स है ना, कि कोई भी गुड्स को आसानी से चूज कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है, अपने लिए रख सकता है, यूज कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट बता रहा है इकोनॉमिक्स ऑफ द लार्ज स्केल। अगर डिपार्टमेंट क्या करता है कि बार लार्ज अमाउंट में गुड्स को परचेज करके लाता है, फिर कस्टमर को बहुत मिनिमम प्राइस सेट करता है, उसे मिनिमम से मिनिमम उस पर प्रॉफिट चार्ज करता है, फिर उसको सेल करता है। इसके कारण क्या होता है, ओवरऑल जो कॉस्ट होता है, रिड्यूस कॉस्ट होता है, इंक्रीज द प्रॉफिटिविटी, कॉस्ट को कम कराता है तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट उसका इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट में बता रहा है लिबरल सर्विसेज, साथ में जो होता है हमारा डिपार्टमेंट जो एक लिबरल होता है। लिबरल कैसे होता है भाई, बोलता है दे प्रोवाइड मेनी यूनिक सर्विसेज टू द कस्टमर लाइक फ्री होम डिलीवरी और रिटेलर। और जो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है क्या होम डिलीवरी प्रोवाइड करता है, एक्सेप्टिंग टेलीफोन ऑर्डर, टेलीफोन करने से भी हाँ भैया इस सामान हमको चाहिए, फ़ोन करने से भी आपके पास पहुंच जाता है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है सेंट्रल लोकेशन है। मैक्सिमम डिपार्टमेंटल स्टोर होता है वो सेंट्रल लोकेशन में होता है, बड़ा बड़ा शॉप जो होता है, मॉल होता है, हमेशा सेंट्रल जगह पे होता है, ताकि सब आदमी बहुत इजीली वहाँ पे पहुँच जा सके और बहुत अच्छे से सामान को परचेज कर सके। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जो पॉइंट बचा हुआ होगा। ठीक है? तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और साथ में अगर आप लोग को पीडीएफ या फिर नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे सारा पीडीएफ को शेयर कर देंगे। साथ में अगर कुछ क्वेरी है तो आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो हम लाएंगे तो वो भी हम लोग मॉडल पेपर 2 को देखेंगे। अगर आप लोग को लगता है कोई सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यूनिट को डिस्कस करना है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, उस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके लिए। ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हैव ए नाइस डे।